हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत, आपका बड़ा भाई, आपका बॉटनी टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे कैल्विन साइकिल को। ये कम्प्लीटली कंसेप्चुअल है, तो वीडियो देखते वक्त आपको थोड़ा सा फोकस होके सुनना है बच्चों। और ये मेरे तरफ से सजेशन है कि जब आप बैठे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो पेन और कॉपी लेके बैठो, ताकि जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करो, उससे आपको फायदा होगा। और एक चीज़ मेरे तरफ से ये है कि अगर आप इसको अच्छे से सुन लेते हो, इस वीडियो को देखते हो और मैं जो भी लिखवाया हूँ उसको एक बार लिख के पढ़ लेते हो, तो एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं होगा जो आपको इस टॉपिक के बारे में समझ में नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और क्या कि अ, अगर आप इसको अच्छे से करते हो बच्चों, तो फिर नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो इससे बाहर होगा। तो थोड़ा सा आपको फोकस होके बैठना है। तो चलो, मैं आपका टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करता हूँ कैल्विन साइकिल को। ओके बच्चों, तो जब हम ये नाम पढ़ रहे हैं कैल्विन साइकिल, तो कहीं ना कहीं पे हमें लगता है कि ये जो साइकिल है, ये जो पाथवे है, इससे किसी ना किसी तरह से कैल्विन नाम के कोई ना कोई साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे, एसोसिएटेड होंगे। तो चलो उन महान साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या हुआ कि जब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात, किसकी बात बच्चों? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट चाह रहे थे कि रेडियो आइसोटोप को ह्यूमन के बेनिफिट के लिए यूज किया जाए। ठीक है, तो उनमें से एक साइंटिस्ट कौन थे? कैल्विन थे। उन्होंने सिर्फ चाहा ऐसा नहीं, उन्होंने यूज भी किया। किसको यूज किया बच्चों? रेडियो आइसोटोप को। किसको? रेडियो आइसोटोप को। और वो रेडियो आइसोटोप कौन सा था बच्चों? वो था आपका C14। कौन सा था? C14 था। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी कहता है कि कैल्विन उन पहले इंसानों में से थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रेडियो आइसोटोप को यूज किया था। किसके लिए? फॉर ह्यूमन बेनिफिट। उससे पहले तो यूज किया था, लेकिन उससे क्या हुआ? ह्यूमन को हार्म पहुंचा, है ना? तो ह्यूमन के बेनिफिट के पर्पज में, ह्यूमन के बेनिफिट के पर्पज में पहले रेडियो आइसोटोप को यूज करने वालों में से एक कौन है? मेल्विन कैल्विन है। ठीक है, और उन्होंने उस रेडियो आइसोटोप को क्यों यूज किया बच्चों? उन्होंने यूज किया फोटोसिंथेसिस को स्टडी करने के लिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस को स्टडी करने के लिए। तो किसका फोटोसिंथेसिस? क्या एंजियोस्पर्म स्पर्मिक प्लांट का फोटोसिंथेसिस? नहीं बच्चों। किसका फोटोसिंथेसिस? एल्गी का फोटोसिंथेसिस। और इसीलिए लिखता है एनसीईआरटी कि कैल्विन जो है, उन्होंने क्या किया? स्टडीड, उन्होंने स्टडी किया। किसको? एल्गी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको स्टडी किया। तो जब वो स्टडी कर रहे थे, तो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को यूज किए होंगे, किसी ना किसी टेक्निक को यूज किए होंगे। और हमने क्या कहा? रेडियो आइसोटोप कहा। तो रेडियो आइसोटोप तो बहुत सारे हैं, तो कौन से रेडियो आइसोटोप को यूज किया था उसको हम थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कैल्विन के एक्सपेरिमेंट के बारे में, EXPTS एक्सपेरिमेंट या फिर स्टडी के बारे में, तो उन्होंने कौन से स्पीसीमेन को यूज किया था बच्चों? एल्गी को यूज किया था। क्योंकि ये यहाँ पे क्या लिखा है? एल्गल फोटोसिंथेसिस ना, तो ऑब्वियस सी बात है एल्गी को ही वो यूज किए होंगे। तो कौन से एल्गी को उन्होंने यूज किया था? उन्होंने यूज किया था बच्चों क्लोरेला को। किसको? क्लोरेला को। और सिर्फ क्लोरेला को, क्लोरेला के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसको उन्होंने स्टडी नहीं किया था। उसके साथ साथ उन्होंने सिनडेस्मस के अंदर कैसे फोटोसिंथेसिस होता है उसको भी स्टडी किया था। तो ये क्लोरेला हो या फिर सिंडेस्मस हो, दोनों के दोनों क्या बच्चों? एल्गी है। और उनमें कैसे फोटोसिंथेसिस होता है उसको स्टडी किया था किसने? कैल्विन ने किया था। ओके, तो अब जब उन्होंने स्टडी किया तो क्या किया था? रेडियो आइसोटोप को यूज किया था। तो कौन से रेडियो आइसोटोप को यूज किए थे? C14 को। किसको? C14 को। और उन्होंने स्टडी करने के लिए कौन सा टेक्निक को यूज किया था बच्चों? वो टेक्निक यूज किए थे ऑटो रेडियोग्राफी। किसको यूज किए थे? ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक को यूज किए थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो रेडियो आइसोटोप को यूज किए थे, अगर वो रेडियो आइसोटोप को यूज किए थे तो क्या होगा? टेक्निक यूज जो किए होंगे वो ऑटो रेडियोग्राफी होगा। ऑब्वियस सी बात है। देखो, उसके बाद जब वो स्टडी कर रहे थे, स्टडी करते वक्त उनको क्या पता चला? ये पता चला कि जो एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, उस टाइम पे सबसे पहले मतलब फर्स्ट है ना, सबसे पहले जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। वो क्या है बच्चों? एक ऑर्गेनिक एसिड है।
क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। और उन्होंने ये पाया कि उस ऑर्गेनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। कितना? 3 कार्बन। मतलब क्या? उन्होंने ये डिस्कवर किया कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो एक ऑर्गेनिक एसिड है और उसमें क्या होगा? 3 कार्बन होगा। और ये 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड है बच्चों वो कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो क्या है उन्होंने उतना ही डिस्कवर किया, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ ये जो कैल्विन साइकिल जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है उसके कंप्लीशन में भी उनका कंट्रीब्यूशन था। मतलब किस तरह से पूरा का पूरा कैल्विन साइकिल होता है उसको फाइंड आउट करने में उनका कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है। तो और इसीलिए इसीलिए उनको रिगार्ड देने के लिए ये पूरा जो पाथवे जहाँ पे प्लांट प्लांट के अंदर ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, इस पूरे पाथवे को लोगों ने क्या नाम दिया? कैल्विन साइकिल। क्या कहा बच्चों? कैल्विन साइकिल। ठीक है। तो लेकिन ये कैल्विन साइकिल को पूरा डिटेल में पढ़ने से पहले हमें और भी कुछ चीजें सीखना होगा। ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ वो सारा चीज। आपको पता है बच्चों, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो वहां पे कितने फेजेस हैं? 2 फेज। कौन सा? एक लाइट फेज होता है और एक डार्क फेज होता है। अब लाइट फेज में क्या होगा बच्चों? लाइट फेज में क्या होगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है बच्चों? फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ना? और अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो वहां पे भी फॉस्फोराइलेशन होता है, लेकिन वो कौन सा होता है? ऑक्सीडेटिव। और यहाँ पे क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इट कैन बी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और इट कैन बी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जिग जैग, है ना? मतलब जिग जैग क्या करेगा? मूव करेगा। इसीलिए इसको हम और क्या कहते हैं? जेड स्किम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड स्किम। किसको? नॉन साइक्लिक को। अब ये जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो उस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। लेकिन जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा उस टाइम पे एटीपी के साथ साथ एनएडीपीएच भी बनेगा और O2 भी रिलीज होगा। क्या होगा? O2। और ये आपको आगे यूज आएगा क्योंकि जब ये पूरा कैल्विन साइकिल बताऊंगा उसके बाद लास्ट लास्ट में जो एनसीईआरटी एक्सप्लेन किया है उसको समझने के लिए ये चीज आपको आना चाहिए। क्या? कि साइक्लिक प्रोसेस में सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में एटीपी के साथ साथ एनएडीपीएच भी यूज होता है। हाँ, O2 भी यूज रिलीज होगा, लेकिन एटीपी और एनएडीपीएच यही दोनों आगे जाके क्या करेंगे? जो डार्क फेज है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब हम डार्क फेज की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का तो वहां पे अलग अलग पाथवे होता है, जैसे कैल्विन पाथवे जिसको आप C3 साइकिल भी कहते हो, या उसके साथ साथ क्या हो सकता है? C4 हो सकता है, या फिर कैल्विन साइकिल के साथ साथ केम पाथवे भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इस तरह से अलग अलग पाथवे होगा बच्चों। तो एक चीज तो आपने ये देखा कि जो C3 साइकिल है जिसको हमने कैल्विन साइकिल भी कहा वो कौन से फेज में होता है? डार्क फेज में। एक चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना? C3 साइकिल का ही दूसरा नाम क्या बच्चों? कैल्विन साइकिल है। और ये कब होता है? डार्क फेज में होता है। कब होता है? डार्क फेज। और देखो डार्क फेज में C3 C4 कैम तीनों हो रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मेशन सिर्फ कौन से प्रोसेस में होता है? सिर्फ C3 साइकिल से होता है, ना C4 से होगा ना कैम से होगा। वो उनका काम कुछ और होता है, ये आपको दिमाग में बिठाना है। क्या? रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी प्लांट में C3 साइकिल के अलावा C4 या अगर कैम पाथवे हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल से ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ना कि C4 से ना कैम पाथवे से। ओके, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब देखो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्या? कि आप जब प्लांट्स के बारे में बात करते तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। ठीक है। तो कुछ प्लांट्स हो सकते हैं कि टेम्परेट एरिया में मिले, जिसको आप क्या बोलोगे? टेम्परेट प्लांट्स। कुछ प्लांट्स हो सकते हैं कि ट्रॉपिकल एरिया में मिले, जिनको आप क्या कहोगे? ट्रॉपिकल प्लांट्स। या फिर कुछ प्लांट्स होंगे जो जेरिक कंडीशन में मिलेंगे, जिसको आप क्या कहोगे? जीरोफिटिक प्लांट्स, है ना? तो इन प्लांट्स में, टेम्परेट प्लांट में, ट्रॉपिकल प्लांट में और जीरोफिटिक प्लांट में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उसके डार्क फेज में कौन सा पाथवे होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो चलो मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों कि जब आप बात करते हो टेम्परेट प्लांट में तो वहां पे कौन सा साइकिल होता है बच्चों? C3 साइकिल ही होता है।
कौन सा साइकिल? C3 साइकिल। लेकिन ट्रॉपिकल प्लांट में क्या होगा? C3 साइकिल होगा, लेकिन उसके साथ साथ C4 साइकिल भी होता है। क्या होता है? C4 साइकिल। और जब हम ज़ेरोफिटिक प्लांट की बात करेंगे तो वहां पे भी क्या होगा बच्चों? C3 साइकिल होगा, लेकिन उसके साथ साथ कैम पाथवे भी होगा। क्या होगा? कैम पाथवे। मतलब एक चीज तो आपने ये देखा कि टेम्परेट प्लांट हो या ट्रॉपिकल प्लांट हो या फिर ज़ेरोफिटिक प्लांट हो, सभी प्लांट में क्या प्रेजेंट है बच्चों? C3 साइकिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? C3 साइकिल। मतलब सभी प्लांट में क्या होगा? C3 साइकिल होगा। ठीक है, अब देखो, तो इन प्लांट को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, है ना? मतलब कैसे नेमिंग करूंगा? देखो बच्चों, जिस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा? C3 प्लांट। तो देखो टेम्परेट प्लांट में क्या हो रहा है? सिर्फ C3 साइकिल हो रहा है, तो इस प्लांट को मैंने क्या कहा? C3 प्लांट्स कहा। अब देखो, सभी प्लांट में तो C3 साइकिल हो रहा है, तो C3 जहां पे सिर्फ C3 होगा उसको मैंने C3 प्लांट कहा। तो अगर किसी प्लांट में C3 के अलावा कोई एक्स्ट्रा साइकिल हो रहा है तो उसके हिसाब से हम उसको नेमिंग करेंगे। जैसे कि इस ट्रॉपिकल प्लांट में C4 भी हो रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा? C4 प्लांट्स कहा। और इस ज़ीरोफिटिक प्लांट में C4 के साथ साथ कैम पाथवे हो रहा है, इसलिए इसको मैंने और क्या कहा बच्चों? कैम प्लांट्स कहा। क्या कहा? कैम प्लांट्स। और जो कैम पाथवे है, ये पाथवे को सबसे पहले कौन से फैमिली में डिस्कवर किया गया था बच्चों? क्रैसुलेसियन फैमिली में। कहां पे? क्रैसुलेसियन फैमिली में। और यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए इस पाथवे को कहा गया क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये क्या है अभी जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, कैम पाथवे एक पाथवे है जो कि कहाँ मिलता है? ज़ेरोफिटिक प्लांट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ज़ेरोफिटिक प्लांट। तो आपको इतना तो आगे बच्चों कि C3 प्लांट क्या है, C4 प्लांट क्या है और कैम प्लांट क्या है। और बहुत सारे बच्चे यही करते हैं बच्चों, और ये सवाल आ चुका है कि जो C4 प्लांट है, जैसे कि मेज है ना, तो उसमें कौन सा पाथवे होगा? तो बहुत सारे बच्चे यही सोचेंगे C4 प्लांट है तो वहां पे क्या होगा? सिर्फ C4 साइकिल होगा। गलत। वहां पे C4 के साथ साथ C3 भी होगा। समझ में आया ना बच्चों? तो ये सब चीजें आपको दिमाग में बिठा के रखना है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम किसको? कैल्विन साइकिल को। ठीक है, इस कैल्विन साइकिल का अलग अलग नाम है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? C3 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C3 साइकिल। अब इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं बच्चों? रीजन क्या है? अगर देखो किसी पाथवे में मल्टी स्टेप प्रोसेस हो रहा है, उसका स्टेबल प्रोडक्ट में अगर कार्बन नंबर 4 हुआ तो उस पाथवे को क्या कहोगे? C4 पाथवे कहोगे। अगर 3 हुआ तो उसको C3 साइकिल कहोगे या पाथवे कहोगे। अगर 2 हुआ तो उसको क्या कहोगे? C2 साइकिल। ठीक है, और जब हम कैल्विन साइकिल की बात करेंगे तो वहां पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या है? PGA है, उसमें कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन होता है। और क्योंकि इसके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में 3 कार्बन है, इसीलिए इस पाथवे को हमने क्या कहा? C3 साइकिल कहा। क्या कहा? C3 साइकिल। समझ में आया ना बच्चों? तो चलो उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि इसके जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, कौन सा बच्चों? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है ना? तो यहां पे लिख देता हूं बिकॉज, है ना, इसलिए उसको आपने क्या कहा बच्चों? C3 साइकिल कहा। अब ये PCR का मतलब क्या है? एक PCR का मतलब तो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं है बच्चों। यहाँ पे PCR का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे PCR का मतलब है फोटोसिंथेटिक। क्या बच्चों? फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। क्या है? फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, PCR। ठीक है, तो PCR साइकिल का मतलब क्या है बच्चों? कैल्विन साइकिल है। और एक आएगा PCO साइकिल, जिसको हम क्या कहते हैं? C2 साइकिल या फिर फोटो रेस्पिरेशन। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चों। अभी जब कैल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं, देखो अब हम सारा एनसीईआरटी का पॉइंट एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। तो जब हम कैल्विन साइकिल की बात करेंगे तो ये कौन से, वो कहाँ होगा? तो कौन से प्लांट में होगा, कौन से सेल्स में होगा, और उस सेल के कौन से ऑर्गेनेल में होगा, उसको थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो कैल्विन साइकिल कौन से प्लांट में होता है बच्चों? ये सारे प्लांट्स में होता है। जिन जिन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा उन सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगा।
ठीक है। और प्लांट्स को अभी अभी हमने कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया? 3 ग्रुप में, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट और कैम प्लांट्स। मतलब ये कहाँ होगा बच्चों? ये होगा, अगर मैं ऑल प्लांट्स कहा, इसका मतलब कहाँ होगा बच्चों? इसका मतलब C3 प्लांट्स में होगा, है ना? कहाँ होगा? C3 प्लांट्स, ठीक है। और कहाँ होगा? C4 प्लांट्स में भी होगा। कहाँ होगा? C4 प्लांट। इन दोनों का नाम एनसीईआरटी लिखता है, लेकिन उसके साथ साथ और एक कहाँ होगा? कैम प्लांट्स में भी होगा। कहाँ होगा? कैम प्लांट्स में भी होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये सभी प्लांट्स में हो रहा है तो क्या ये उन सभी प्लांट्स के हर एक सेल में होगा बच्चों? नहीं, ये कुछ स्पेसिफिक सेल में होगा। तो वो कौन से सेल में होगा? वो डिपेंड करेगा उसका कि वो प्लांट ग्रुप कौन सा है। तो हो सकता है कि जो कैल्विन साइकिल है, मतलब C3 साइकिल, वो कहाँ हो? मेसोफिल सेल के अंदर हो। किसके अंदर हो? मेसोफिल सेल्स में हो। या फिर कहाँ हो बच्चों? या फिर बंडल शीथ सेल में हो। कहाँ हो? बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है। मेसोफिल का मतलब तो आपको पता है बच्चों कि लीफ में जो दो एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, उन दोनों के बीच जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, जो आपका ग्राउंड टिश्यू होता है, उसको आप क्या कहते हो? मेसोफिल सेल कहते हो। और वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो कवरिंग होता है, उसको आप क्या कहते हो? जो सेल से बना होता है, उसको आप क्या कहते हो? बंडल शीथ। शीथ का मतलब क्या है? कवरिंग। और यहाँ पे ये शीथ किससे बना होगा? सेल्स से बना होगा। और वो किसको सराउंड करे? बंडल को। बंडल मतलब कि कौन से बंडल को? वेस्कुलर बंडल को, ठीक है। तो तो क्या किसी भी प्लांट में मेसोफिल सेल में हो सकता है केल्विन साइकिल? किसी भी प्लांट में बंडल सेल में हो सकता है केल्विन साइकिल? नहीं, वो डिपेंड करेगा प्लांट कौन सा है। तो अगर आप कौन सा प्लांट ले रहे हो बच्चों? C3 प्लांट्स ले रहे हो, तो वहां पे मेसोफिल सेल में क्या होगा? केल्विन साइकिल होगा। और अगर आप C4 प्लांट्स ले रहे हो, तो वहां पे कौन से सेल में होगा? बंडल सेल में होगा। तो एक और प्लांट बच गया, कौन सा? कैम प्लांट। तो कैम प्लांट में कहाँ होगा बच्चों? यहाँ पे भी मेसोफिल सेल में होगा। कहाँ होगा? मेसोफिल। तो हमने सेल तो देख लिया। तो उस सेल में तो अलग अलग ऑर्गेनेल होता है, तो कौन से ऑर्गेनेल में होगा ये? कौन सा बच्चों? केल्विन साइकिल। सिंपल सी बात है, ये कौन से ऑर्गेनेल में होगा? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, तो ये कहाँ होगा बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में होगा। ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, है ना। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में तो अलग अलग रीजन से अलग अलग पार्ट है। उसमें से क्या है? स्ट्रोमा है और एक क्या है? ग्राना है। तो ये कहाँ होगा? स्ट्रोमा में होगा या ग्राना में? वेरी गुड, वो कहाँ होगा? स्ट्रोमा के अंदर होगा। कहाँ होगा बच्चों? स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो चलो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं ऐसे कंसेप्चुअल चीजें आपके लिए लेके आऊं और वो वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट भी कर देना बच्चों, अच्छा कमेंट कर देना, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं। तो चलो, इस केल्विन साइकिल की बात अगर हम करते हैं, तो वहां पे हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करेंगे बच्चों? एक, जो एंजाइम, दूसरा CO2 एक्सेप्टर। मतलब हम किसके बारे में बात करेंगे? एक तो रूबिस्को के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? रूबिस्को। बाद में RUBP के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किससे? रूबिस्को से, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको यू जो है वो स्मॉल में लिखा होगा, कुछ और आपका C और I और S क्या होगा? स्मॉल में लिखा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? देखो, RU का मतलब क्या है बच्चों? राइबुलोज। क्या है? राइबुलोज। और बिस का मतलब क्या है? 1,5 बिस फॉस्फेट। और C से क्या है? कार्बोक्सिलेज। O से क्या है? ऑक्सीजनेज। ये उसका फुल फॉर्म है। और ये बेसिकली है क्या बच्चों? एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन किस तरह का काम करता है? एंजाइम की तरह काम करेगा। किसकी तरह? एंजाइम की तरह। तो दुनिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन इस दुनिया में कौन सा है बच्चों? रूबिस्को है। कौन सा है? रूबिस्को। इसलिए हमने क्या लिखा? मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, ठीक है। अब एबंडेंट का मतलब क्या? बहुतायत, बहुत ज्यादा, है ना। और मोस्ट का मतलब क्या? सबसे, मतलब सबसे ज्यादा। मोस्ट एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? रूबिस्को है। तो इसको मैं एंजाइम और क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि जो एंजाइम होता है, क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम क्या हो सकता है बच्चों? एंजाइम का नेचर प्रोटीनासियस भी हो सकता है या फिर RNA भी हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है ना। और अगर RNA से बना है, तो इसको मैं थोड़ा सा पूरा लिख देता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, क्योंकि दुनिया में जो प्रोटीन से बच्चों वो दो तरह के हो, एंजाइम से वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो प्रोटीन से बने होंगे या फिर आरएनए से बने होंगे। और ज्यादातर किससे बने होंगे बच्चों? मोस्टली लिख दिया मैंने, ज्यादातर किससे बने होंगे? प्रोटीन से। अगर आरएनए से बना है तो उस एंजाइम को आप क्या कहते हो? राइबोजाइम। क्या कहते हो? राइबोजाइम। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम इस पूरे अर्थ में कौन सा है? रूबिस्को है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के कहाँ मिलेगा? दिस इज फाउंड इन दी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। कहाँ मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ एंजाइम्स होते हैं बच्चों जहां पे प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहता है उसके फंक्शनिंग के लिए, और उस नॉन प्रोटीनस पार्ट को आप क्या कहते हो? कोफैक्टर कहते हो। तो रूबिस्को के लिए कोफैक्टर कौन सा है बच्चों? मैग्नीशियम। किस फॉर्म में? Mg2+ के फॉर्म में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको कहाँ मिलेगा बच्चों? ये मिल जाएगा आपको कहाँ पे? जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वहां पे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब और एक चीज बच्चों कि ये जो कैल्विन साइकिल है वो एक स्टेप में नहीं होता, ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है, मतलब ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो इस पूरे मल्टी स्टेप प्रोसेस का जो पेस होगा, कितने स्पीड में कैल्विन साइकिल होगा, मतलब, और कैल्विन साइकिल से क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज बनता है। तो कितने स्पीड में कैल्विन साइकिल हो रहा है, जिसको आप और क्या कह सकते हो, कितने स्पीड में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको डिसाइड कौन करता है? रूबिस्को करता है। और क्योंकि ये उसके स्पीड को, मतलब उसके पेस को डिसाइड कर रहा है, किसके पेस को? कैल्विन साइकिल के पेस को। इसीलिए इस एंजाइम का नाम आप क्या देते हो बच्चों? इसको कहते हो पेस मेकर एंजाइम। क्या कहते हो? पेस मेकर एंजाइम। किसको कहते हो बच्चों? रूबिस्को को। पेस मेकर एंजाइम का मतलब क्या है? वो एंजाइम जो डिसाइड करेगा ओवरऑल प्रोसेस का पेस, मतलब स्पीड को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो बच्चों, ये जो क्या है आपका रूबिस्को है, रूबिस्को किसके किसके साथ बाइंड करता है ना? तो रूबिस्को तीन लोगों के साथ बाइंड करेगा। किसके किसके साथ? एक आरयूपी होता है, और एक CO2 होता है, और एक O2 होता है, ठीक है। और वो हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा? आरयूपी के साथ बाइंड करेगा। लेकिन वो कभी कभी किसके साथ बाइंड करेगा? CO2 के साथ, और कभी कभी O2 के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो अगर वो दोनों के साथ CO2 और O2 के साथ बाइंड कर रहा है तो क्या दोनों के साथ इक्वल एफिनिटी के साथ बाइंड करेगा? नहीं, वो उसका एफिनिटी ज्यादा किसके लिए होता है? CO2 की तरफ होता है। तो मैं इसलिए क्या लिखूंगा बच्चों? दिस रूबिस्को एंजाइम हैज मोर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2। मतलब वो ज्यादा इजीली, ज्यादा स्ट्रांगली, या फिर मतलब क्विकली किसके साथ बाइंड करेगा? CO2 के साथ बाइंड करेगा एज कंपेयर टू O2, ठीक है। और उसके बाद ये जो देखो बच्चों मैंने नाम लिखा, क्या लिखा? कार्बोक्सिलेज लिखा, और क्या लिखा? ऑक्सीजनेस, है ना। और जब मैं कार्बोक्सिलेज लिख रहा हूँ, ASE लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है बच्चों? ये एंजाइम का सफिक्स है ना। और ऑक्सीजनेस यहाँ पे भी क्या है? ASE, मतलब क्या है? एंजाइम का सफिक्स है। तो ये क्या है? बेसिकली एंजाइम है, तो इसके पास एक्टिविटीज होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, है ना। तो इसके पास दो फंक्शन है। कौन कौन सा फंक्शन है बच्चों? एक कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है, और कौन सा है? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है। और क्योंकि इसके पास दो फंक्शंस है, इसीलिए आपने उसको क्या कहा? बाई फंक्शनल एंजाइम। क्योंकि बाई का मतलब क्या बच्चों? टू, तो मैंने क्या लिखा? बाई फंक्शनल एंजाइम। क्यों? क्योंकि फंक्शनल मतलब क्या? एक्टिविटीज। तो क्योंकि इस एंजाइम के पास दोनों एक्टिविटीज होता है, दो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होता है, इसलिए आपने इस एंजाइम को कहा बाई फंक्शनल एंजाइम। तो वो दो एक्टिविटी कौन कौन सा है? एक कार्बोक्सिलेज है, और एक क्या है? ऑक्सीजनेज। देखो कार्बोक्सिलेज और क्या है? ऑक्सीजनेज। तो क्या अगर इसके पास दोनों एक्टिविटीज है, दोनों तरह के फंक्शंस करने की कैपेबिलिटी है, तो क्या दोनों एक्टिविटी एक साथ परफॉर्म करता रहता है, या फिर कभी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा तो कभी दूसरी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा? देखो बच्चों, होता क्या है कि जब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के बारे में, ये कब एक शो होगा, है ना? ये तब शो करता है जब वो एंजाइम जिस कंडीशन में है, जिस मीडियम में प्रेजेंट है, उस मीडियम में CO2/O2 का रेशियो कैसा हो? हाई हो। कैसा हो? हाई हो, ठीक है। हाई के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बच्चों? यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं हाई लिख देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर CO2/O2 का रेशियो हाई है, तो उस केस में ये जो रूबिस्को एंजाइम है वो कौन सा एक्टिविटी शो करेगा? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा। तो अगर वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा तो वो क्या करेगा, है ना? तो वो क्या करेगा बच्चों? वो CO2 को ऐड कराएगा।
किसको ऐड कराएगा, CO2 को ऐड कराएगा, है ना। तो ऐड करा रहा है तो मैंने क्या लिखा बच्चों, ऐड करा रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस CO2, प्लस लिखा, है ना। तो किसके साथ ऐड कराएगा, वो ऐड कराएगा एक मॉलिक्यूल जिसको हम क्या कहते हैं, CO2 एक्सेप्टर, जिसका नाम क्या है, RUBP। मतलब अगर CO2 अपॉन O2 रेशियो हाई है तो उस केस में रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा और जिससे क्या होगा, RUP के साथ CO2 बाइंड करेगा। ठीक है, ये कब होगा बच्चों, है ना। तो ये तब होता है जब क्या होगा, CO2 अपन O2 रेशियो हाई होगा, तब। ठीक है, उसके बाद देखो अगर CO2 और RUP के साथ बाइंड करेगा तो वहां पे एक पाथवे होता है जिसको आप क्या कहते हो, C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल कहते हो। और उस कैल्विन साइकिल से क्या बनेगा बच्चों, ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। किसका सिंथेसिस, ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। तो ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए क्या होना चाहिए, C3 साइकिल। और C3 साइकिल होने के लिए क्या होना चाहिए, RUP के साथ CO2 बाइंड होना चाहिए। और उसके लिए क्या चाहिए बच्चों, CO2 अपन O2 रेशियो हाई होना चाहिए। इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। उसके बाद तो फिर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब शो करेगा, अगर अगर रूबिस्को जिस मीडियम में प्रेजेंट है, उस मीडियम में मतलब जिस जगह पे प्रेजेंट है उसकी बात कर रहा हूं, मतलब स्ट्रोमा की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रोमा में मिलता है ना ये। देखो यहाँ पे लिखा है ना स्ट्रोमा में, तो अगर स्ट्रोमा के अंदर CO2 अपन O2 रेशियो कैसा है बच्चों, लो है। अगर CO2 अपन O2 रेशियो लो है तो उस केस में क्या शो करेगा, वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। और अगर वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा तो किसको ऐड कराएगा, O2 को। देखो जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा था तो क्या कर रहा था, CO2 को ऐड करा रहा था, तो ऑक्सीजनेज करेगा तो क्या करेगा, O2 को ऐड कराएगा। तो किसके साथ ऐड कराएगा, वही RUP के साथ ऐड कराएगा। मतलब चाहे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करना हो या फिर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करना हो, कॉमन सबस्ट्रेट या कॉमन रिएक्टेंट कौन सा है बच्चों, RUBP है। क्या है, RUBP। तो देखो जब कार्बोक्स CO2 बाइंड करा है तो कौन सा साइकिल हो रहा है, C3 साइकिल। तो जब आपका क्या होगा, O2 बाइंड करेगा तो वहां पे कौन सा साइकिल होगा, C2 साइकिल होगा। कौन सा साइकिल बच्चों, C2 साइकिल। अब इस साइकिल का नाम C2 साइकिल क्यों कहा, क्योंकि इस पाथवे में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसमें 2 कार्बन होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना बच्चों, वेरी गुड। अब उसके बाद ये जो C2 साइकिल है, इसी का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन। इसी का ही नाम क्या है बच्चों, दिस इज कॉल्ड, है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। जगह नहीं हो रहा है बच्चों, कोई बात नहीं। उसको हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये कैसा है बच्चों, वेस्ट प्रोसेस है। कैसा है, वेस्ट प्रोसेस। और ये इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इतना समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। तो ये क्या था आपका, रूबिस्को के बारे में था। किसके बारे में, रूबिस्को के बारे में था। ओके, चलो अब हम आगे देखेंगे किसके बारे में, CO2 एक्सेप्टर के बारे में, है ना। CO2 कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैल्विन साइकिल। तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा बच्चों, RUBP करेगा। कौन करेगा, RUBP करेगा। ठीक है, और ये क्या है बेसिकली, CO2 एक्सेप्टर है कब बच्चों, कैल्विन साइकिल। जब C4 साइकिल की बात करेंगे तो वहां पे कौन आता है, वहां पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट आता है। और C3 साइकिल में कौन आएगा, RUBP आएगा। ठीक है, अब RUBP का फुल फॉर्म क्या बच्चों, राइबुलोज 1,5 बेस्ड फॉस्फेट, है ना। बेस का मतलब यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट्स हैं। इसके कौन कौन से कार्बन में होगा बच्चों, एक 1 कार्बन में होगा फॉस्फेट और दूसरा फॉस्फेट कहाँ होगा, 5 नंबर कार्बन में। ठीक है, अब इसके पास टोटल कार्बन, इस RUBP के पास कितना होता है, कार्बन होता है बच्चों, 5 कार्बन होगा। मतलब ये पेंटोज है। क्या है, एक पेंटोज है। ठीक है, अब उसके बाद और क्या है बच्चों, देखो कि ये जो आपका क्या है, CO2 एक्सेप्टर है, वो कौन है, C3 साइकिल के टाइम पे RUBP है। लेकिन पहले लोग क्या सोचते थे, पहले लोग ये सोचते थे कि जो C3 साइकिल के टाइम पे जो CO2 एक्सेप्टर होगा उसके पास कितना कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा। ऐसे लोग बिलीव करते थे, है ना, बिलीव करते थे। लेकिन कैल्विन साइकिल आने के, डिस्कवर होने के बाद लोगों का ये गलतफहमी दूर हो गया। वो क्यों ऐसे सोचते थे कि CO2 एक्सेप्टर जो होगा उसके पास 2 कार्बन होगा। सिंपल सी बात है, CO2 एक्सेप्टर के साथ कैल्विन साइकिल के टाइम पे कौन बाइंड करेगा, CO2 बाइंड करेगा। और उससे क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या है, PGA है। और उसके पास कितना कार्बन है, 3 कार्बन। तो इसके पास 3 कार्बन है,
CO2 के पास एक कार्बन है, तो ये जो आपका CO2 एक्सेप्टर है उसके पास कितना कार्बन होना चाहिए? 2 कार्बन होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए लोग क्या सोचते थे, इसके पास क्या होगा, आपका 2 कार्बन होगा, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन वो क्या है बच्चों, गलत कॉन्सेप्ट था। लेकिन एक्चुअल में कितना कार्बन होता है? 5 कार्बन होता है। कितना कार्बन? 5 कार्बन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कैल्विन साइकिल कहाँ होता है, कौन से प्लांट में होता है, फोटोसिंथेसिस का कौन से फेज में होगा, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने रूबिस्को, जो कि इसका पेसमेकर एंजाइम है, उसको हमने देखा, मेन एंजाइम। फिर हमने देखा CO2 को एक्सेप्ट करने वाला एंजाइम मॉलिक्यूल कौन सा है, उसको हमने देखा। ठीक है, तो चलो अब हम देखेंगे किसके बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में। और ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझना है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना है। और यहाँ पे पूरा कंसेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम टाइम है। कौन सा कि जो रिव्यूज को है वो मैं बता देता हूँ, अगर किसी का दिमाग थोड़ा ज़्यादा है तो वो समझ जाएगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कि जो रूबीज को होता है उसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट, है ना? और इसका मतलब क्या, इसको मैं डायमेरिक प्रोटीन बोल सकता हूँ। और इसको बनाने के लिए जो जीन्स होंगे वो न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट दोनों में होते हैं। जो लार्ज सब यूनिट होता है दैट इज एनकोडेड बाय क्लोरोप्लास्ट जीन एंड द स्मॉल यूनिट इज एनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीन। इतना है बच्चों, और ये अगर आपको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं अभी के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। तो जब हम इस पूरे केल्विन साइकिल के मैकेनिज्म की बात करेंगे तो उसको हम इजीली समझने के लिए हमने उसको 3 फेज में डिवाइड किया। कितने फेजेस में? 3 फेजेस में। तो सबसे पहले आपको ये सवाल पूछेगा कि केल्विन साइकिल के टाइम पे जो अलग अलग फेजेस होते हैं उनका सीक्वेंस बताओ। तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए बच्चों। तो पहले कौन होगा? कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद कौन होगा? रिडक्शन। उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद होता है रीजनरेशन। क्या होगा? रीजनरेशन। और इन तीनों के बारे में हर एक चीज हम एक एक करके पढ़ेंगे। करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। और एक चीज बच्चों देखो, यहाँ पे इस कैल्विन साइकिल में जो 3 फेज है, तो क्या तीनों फेजेस इक्वली क्रूसियल है? क्रूसियल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या तीनों के तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चों? नहीं है। तो यहाँ पे सबसे क्रूसियल कौन सा फेज है बच्चों? कार्बोक्सिलेशन है। इसीलिए एनसीईआरटी क्या लिखता है? दिस इज दी कार्बोक्सिलेशन इज दी मोस्ट क्रूसियल फेज ऑफ C3 साइकिल। तो C3 साइकिल का सबसे क्रूसियल फेज कौन सा है बच्चों? कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन है। ठीक है, और ये जो कार्बोक्सिलेशन फेज है, इस कार्बोक्सिलेशन फेज में क्या होगा उसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं इसको इसको बच्चों। किसको? कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन फेज में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्या होता है, जो आरयूपी जिसको हम क्या कहते हैं, CO2 एक्सेप्टर, वो किसके साथ बाइंड करेगा? CO2 के साथ बाइंड करेगा। किसके प्रेजेंस में? एंजाइम के प्रेजेंस में। और वो एंजाइम का नाम क्या है बच्चों? वो एंजाइम का नाम है रोब्यूस्को। कौन सा? रोब्यूस्को। और ये जो रोब्यूस्को है उसके लिए क्या चाहिए होगा? Mg2+ चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? Mg2+ चाहिए होगा। ठीक है, और ये दोनों मॉलिक्यूल जब क्या करेंगे, रूबिस्को के साथ बाइंड करेंगे तो क्या होगा? इससे बनेगा आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो चलो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों। क्या? PGA। इसका मतलब क्या है? PGA का मतलब क्या है बच्चों? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहां पे मैंने क्या लिखा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखा है ना। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर मैं क्या लिख रहा हूं 3 PGA, इसका मतलब कुछ अलग होता है, और 3 PGA ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब कुछ अलग होगा। अब देखो 3 PGA का मतलब क्या है? देखो PGA का मतलब क्या बच्चों? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब वहां पे क्या होगा? फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो जब मैं 3 लिखे क्या कर रहा हूं बच्चों? PGA लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो फॉस्फेट है वो कौन से कार्बन में होगा? 3 नंबर कार्बन में होगा। और अगर मैं 3 इंटू मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, मतलब क्या है? PGA का कितना कॉपी है? 3 कॉपी है। तो इन दोनों का मतलब अलग अलग है। 3 इंटू लिख रहा हूं मतलब क्या है? 3 कॉपी है इस मॉलिक्यूल के। 3 लिख के लिख रहा हूं मतलब क्या है? इस मॉलिक्यूल के 3 नंबर कार्बन में या 3 नंबर पोजिशन में क्या होगा? फॉस्फेट होगा। ये आपका डिफरेंस है।
ठीक है बच्चों। तो देखो अब ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसके पास कितने कार्बन है बच्चों? इसके पास 3 कार्बन है। क्या है? 3 कार्बन है। ठीक है। और ये जो CO2 है, इसके पास कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। और इस RBP के पास कितना कार्बन है? 5 कार्बन। तो रिएक्टेंट में टोटल कार्बन कितना है? 5 प्लस 1 मतलब 6। और इसके पास 3, तो क्या होगा यहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 2 मॉलिक्यूल बनाए तो मैंने क्या लिखा? 2 इंटू कर दिया। ठीक है। और यही PGA क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। इसको हमने लिख दिया है, फिर भी मैं और एक बार लिख देता हूं। ये क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट किसका बच्चों? C3 साइकिल का। किसका? C3 साइकिल का। कुछ समझ में आया ना बच्चों? पक्का आ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद देखो, एक सिंपल सी बात है बच्चों, ये सिंपल सी बात है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन की जब आप बात करते हो तो वहां पे आप रिएक्शन क्या लिखते हो? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में क्या लिखते हैं बच्चों? बताओ, क्या लिखते हैं? CO2 प्लस H2O, और उससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 बनता है। यही होता है ना? तो आप देखो, इस ग्लूकोज में कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। तो मुझे कितना CO2 लेना है? 6 CO2 लेना है। ठीक है। और यहाँ पे हम कितना वाटर लेते हैं बच्चों? 6 वाटर लेते हैं। और उससे क्या होता है? 6 O2 रिलीज होता है, और उसके साथ साथ 6 H2O भी बच जाता है। यही होता है ना? ये होता है, आपको पता है अच्छे से। तो देखो बच्चों, अगर मैं एक ग्लूकोज को फॉर्मेशन कराना चाहता हूं, किसको? एक ग्लूकोज को सिंथेसाइज कराना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या चाहिए बच्चों? 6 CO2 चाहिए। कितना CO2? 6 CO2 चाहिए। और एक CO2 कितने RUP के साथ बाइंड करेगा? एक RUP। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा जो RUP है, एक RUP वो एक ही CO2 के साथ बाइंड करेगा। तो अगर और मुझे क्या चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए? 6 CO2 चाहिए। कितना CO2? 6 CO2। तो अगर मुझे 6 CO2 चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? कितना RUP लूंगा? 6 RUP लूंगा। तो उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूं। मतलब इस पूरे रिएक्शन को मैं क्या करूंगा? अभी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा बच्चों? अब ये हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे लिख सकता हूं, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि 6 RUP प्लस 6 CO2, उससे क्या बनेगा बच्चों? 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। किसके? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनेंगे। ठीक है। और ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मैं इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों कर रहा हूं? उसका रीजन है, थोड़ा आगे आपको समझ में आएगा। बेकार में कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है। तो अब देखो बच्चों, 3 RUP प्लस 3 CO2, उससे क्या बनेगा? 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। किसके? PGA के। मैं कुछ भी अननेसेसरी चीज नहीं बता रहा हूं, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलेशन। क्या है? कार्बोक्सिलेशन। ठीक है। और ये क्या है? फर्स्ट स्टेप होता है, और ये सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। ठीक है। तो इस कार्बोक्सिलेशन में कहीं पे भी ATP यूज हुआ कि बच्चों? नहीं हुआ। कहीं पे भी NADPH यूज हुआ? नहीं हुआ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों? यहाँ पे एक चीज लिख दूंगा कि ये जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है ना, ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। यहाँ पे क्या नहीं होता है बच्चों? यहाँ पे नीदर ATP नॉर NADPH आर यूज्ड। मतलब इन दोनों में से कुछ भी यूज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। तो हमारा क्या खत्म हुआ बच्चों? कार्बोक्सिलेशन खत्म हुआ। तो अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? रिडक्शन के बारे में। तो ये रिडक्शन में होता क्या है देखते हैं। ठीक है। अब ये जो रिडक्शन है बच्चों, इस रिडक्शन 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में होगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा देखते हैं, है ना। तो अब देखो, आपके पास कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या बना है बच्चों? PGA बना है। क्या बना है? PGA बन चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा? PGA को आगे लेके जाऊंगा, है ना। तो मेरे पास क्या है बच्चों? मेरे पास अभी PGA मॉलिक्यूल है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना। और यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों? 3 PGA लिखूंगा। मतलब 3 नंबर कार्बन में क्या है? PGA प्रेजेंट है। क्या है? 3 नंबर कार्बन में प्रेजेंट PGA प्रेजेंट है। ठीक है। सॉरी, फॉस्फेट प्रेजेंट है। सॉरी 3 PGA ऐसे लिख रहा हूं। मतलब क्या है? इस PGA के 3 नंबर कार्बन में क्या है? फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद क्या होगा? ये जो PGA मॉलिक्यूल है, वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-BPGA। किसमें? 1,3-BPGA। मतलब किसमें? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में।
ठीक है। अब देखो पी का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉस्फो मतलब क्या है, फॉस्फेट है। यहाँ पे कितना फॉस्फेट है, एक ही फॉस्फेट है। 3 मतलब 3 फॉस्फेट नहीं है बच्चों, 3 मतलब यहाँ पे 3 नंबर कार्बन में फॉस्फेट है ना। जैसे कि आप बोलते हो ना कि अगर आप बोलते हो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका मतलब इसमें 6 फॉस्फेट नहीं है बच्चों, इसमें एक ही फॉस्फेट है। लेकिन कौन से कार्बन में, 6 नंबर कार्बन में फॉस्फेट है। तो अगर मैं 3 पीजे बोल रहा हूं तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट नहीं, यहाँ पे एक ही फॉस्फेट है। कौन से कार्बन में, 3 नंबर कार्बन में। ठीक है। यहाँ पे कितने फॉस्फेट है बच्चों, 2। कौन कौन से कार्बन में, 1 और 3 नंबर कार्बन में फॉस्फेट है। ठीक है। तो एक चीज आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे एक ही फॉस्फेट है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, तो एक्स्ट्रा फॉस्फेट आया कहाँ से, एक्स्ट्रा फॉस्फेट आता है एटीपी से। कहाँ से आएगा, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट ये इसको दे देगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके पास एक फॉस्फेट कम हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, तो आपके पास जब आप क्या करना चाहते हो बच्चों, एक ग्लूकोज बनाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हो। तो उसमें आपको कितना पीजीए बना है, 12 पीजीए बना है। कितना, 12 पीजीए। तो मैं क्या करूंगा, 12 पीजीए से रिएक्शंस को आगे बढ़ाऊंगा, है ना। तो मेरे पास क्या है, 12 पीजीए है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 12 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 12 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, 3 पीजीए के, किसके, 3 पीजीए के हैं। ठीक है। और उससे क्या बनेगा बच्चों, उससे बनेगा आपको आपका 12 मॉलिक्यूल्स, किसके, 1 3 बीपीजीए के, किसके, 1 3 बीपीजीए के बनेगा। अब देखो, एक पीजीए से बीपीजीए बनने के लिए कितना एटीपी, एक, तो 12 से 12 बनने के लिए क्या होगा, 12 एटीपी चाहिए होगा। कितना एटीपी, 12 एटीपी। तो यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, 12 एटीपी यूज होता है, और उससे क्या बनेगा, 12 एडीपी बनेगा। ठीक है। और जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो क्या बना था आपका, 6 पीजीए बना था। तो इस 6 पीजीए को लेके भी मैं आगे रिएक्शन कराऊंगा, और उसके पीछे रीजन है बच्चों, मैं कुछ भी फालतू में नहीं कर रहा हूं। ठीक है। तो मेरे पास क्या है, अगर 6 3 पीजीए है, तो उससे मैं क्या बनाऊंगा बच्चों, 6 मॉलिक्यूल्स बनाऊंगा, किसका, 1 3 बीपीजीए। क्या बनाऊंगा, 1 3 बीपीजीए बनाऊंगा, है ना। और उसके लिए क्या चाहिए बच्चों, एटीपी चाहिए। और सिंपल सी बात है, एक पीजीए से एक बीपीजीए बनाने के लिए एक एटीपी, तो 6 के लिए क्या होगा, 6 एटीपी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, 6 एटीपी यूज होगा, और क्या बनेगा, 6 एटीपी बनेगा। तो अभी देखो, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी CO2 ऐड करा, नहीं करा। कहीं पे CO2 रिमूव किया, नहीं किया। मतलब कार्बन का नंबर ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चों, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो यहाँ पे भी कितना कार्बन है, 3 ही कार्बन है। कितना कार्बन, 3 कार्बन। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा देखेंगे, है ना। दूसरे स्टेप में क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो आपके पास क्या है बच्चों, बीपीजीए है। क्या है, बीपीजीए है। ठीक। अब मैं 1 3 बीपीजीए नहीं लिखे, सिर्फ बीपीजीए लिखूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों। तो ठीक है। तो मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास क्या है, बीपीजीए है, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। क्या है, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। ठीक है। अब यहाँ पे जो बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक, इस बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आगे क्या बनेगा बच्चों, सॉरी, आगे क्या बनेगा बच्चों, यहां से बनेगा PgAl। क्या बनेगा, PgAl, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा। तो ये क्या है, एसिड है, बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर एसिड है। तो इस एसिड से आप क्या बना रहे हो बच्चों, एल्डिहाइड बना रहे हो। तो एसिड से एल्डिहाइड जब हम बनाते हैं, तो वो रिएक्शन कौन सा होगा, वो रिएक्शन रिडक्शन होगा। और रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो वो देगा कौन बच्चों, वो देगा NADPH। कौन देगा, NADPH। तो वो अपना हाइड्रोजन देने के बाद, इलेक्ट्रॉन देने के बाद, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस सेकंड स्टेप में क्या हुआ बच्चों, इस सेकंड स्टेप में ये हुआ कि जो बीपीजीए है, 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो पीजीएल में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। चलो मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है। बीपीजीए, है ना, बीपीजीए, इसका मतलब क्या है बच्चों, बिस
फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड है ना। और पीजीएल का मतलब क्या है, पागल बोलता हूं मैं इसको। आप क्या याद रखो, फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है बच्चों, फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। अब देखो, तो मेरे पास कितने बीपीजी है बच्चों, 12 बीपीजी है ना। तो मैं उस रिएक्शन को यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, है ना। तो 12 बीपीजी अगर लूंगा तो क्या होगा, मतलब इस रिएक्शन को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 12 बीपीजीए, उससे क्या बनेगा बच्चों, 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, किसके, पीजीएल के बनेंगे, है ना। या फिर मेरे पास 6 बीपीजीए भी तो है ना, तो उसको भी मैं लेके जाऊंगा बच्चों। 6 बीपीजीए है, और उस 6 बीपीजीए से क्या बनेगा बच्चों, 6 पीजीएल बनेगा। तो इस प्रोसेस के टाइम पे क्या होगा, एनएडीपीएच यूज होगा बच्चों। तो यहाँ पे कितना एनएडीपीएच यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है 12 एनएडीपीएच यूज होगा। तो क्या बनेगा, 12 एनएडीपी प्लस, है ना। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 6 यूज होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 6 एनएडीपीएच। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 एनएडीपी प्लस। ठीक है, अब देखो, तो मेरे पास यहाँ पे कहीं पे भी CO2 ऐड करा नहीं करा, मतलब कार्बन का नंबर नहीं बढ़ेगा। CO2 रिमूव किया नहीं किया, मतलब यहाँ पे कार्बन का नंबर नहीं घटेगा। और यहाँ पे बीपीजे में कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन। कितना है, 3 कार्बन। तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, 3 कार्बन लिखूंगा। तो यहाँ पे भी कितना कार्बन होगा, 3 कार्बन होगा। कितना होगा, 3 कार्बन। ओके, अब सुनो, तो यहाँ पे जो 12 पीजीएल बना है, क्या बना है, 12 पीजीएल। उस 12 पीजीएल का आगे क्या होगा, है ना। ये जो 12 पीजीएल है उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसमें से मैंने क्या किया बच्चों, 10 पीजीएल ले लिया, है ना। और मैंने क्या किया, 2 पीजीएल को अलग कर दिया, 2 पीजीएल को अलग कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, जो आपने 12 पीजीएल बना है उसको मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक में 10 पीजीएल ले लिया, और मैं क्या लिया, 2 पीजीएल ले लिया। क्यों, उसके पीछे रीजन है बच्चों, देखो। अब क्या है, एक पीजीएल के पास देखो, अब ये एक पीजीएल के पास कितना कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है। कितना कार्बन, 3, मतलब 10 पीजीएल के पास टोटल कार्बन कितना है, 30 कार्बन है। कितना, 30 कार्बन है। ठीक है, तो ये जो आपका क्या होगा बच्चों, टोटल 30 कार्बन वाला कंपाउंड है, वो क्या करेंगे, वो आगे जाके रीजनरेट कराएंगे, किसको, 6 बीपीजीए को, आरयूपी को रीजनरेट कराएंगे। किसको, 6 आरयूपी को रीजनरेट कराएंगे। तो यहाँ पे लिख दूंगा कि ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, दे रीजनरेट 6 आरयूपी, वो 6 आरयूपी को क्या करेंगे, रीजनरेट कराएंगे। तो ये फिर ये 2 पीजीएल का यूज क्या होगा बच्चों, ये दोनों आगे जाके क्या बनाएंगे, एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, ग्लूकोज का सिंथेसिस कराएंगे। तो देखो, ग्लूकोज का सिंथेसिस कौन से टाइम पे हो रहा है बच्चों, रिडक्शन के टाइम पे। कौन से टाइम पे, रिडक्शन के टाइम पे। इतना समझ में आया ना। अभी कैसे रिजनरेट होगा उसको मैं अभी नहीं बताया हूं, आगे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखो कि जो 12 पीजीएल बना है उसमें से 10 पीजीएल क्या करेंगे, 6 आरयूपी को रिजनरेट कराने के लिए यूज होंगे, और 2 पीजीएल एक ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरह अगर मेरे पास ये है ना, 6 पीजीएल है, तो उसको भी क्या करूंगा बच्चों, उसी तरह से 2 ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स लूंगा, किसके, पीजीएल के, जिसमें क्या है, 3 कार्बन है। उसके बाद क्या करूंगा बच्चों, मैं 2 पीजीएल लूंगा। क्या लूंगा, 2 पीजीएल, सॉरी 1 पीजीएल बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, और 1 पीजीएल होगा, है ना। तो और ये जो क्या है बच्चों, ये आपका 5 मॉलिक्यूल्स पीजीएल के हैं, वो क्या करेंगे बच्चों, वो रीजनरेट कराएंगे, किसको, रीजनरेट आरयूबीपी को। लेकिन कितने आरयूबीपी को, 3 आरयूबीपी को वो रीजनरेट कराएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, अब मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूं, जब आपने क्या किया था बच्चों, जब आपने 6 आरयूपी को यूज किया था, ध्यान से सुनना है। जब आपने 6 आरयूपी को यूज किया था तो 12 पीजीए बना था, और उस 12 पीजीए से क्या बना था, 12 बीपीजीए बना था, और उस 12 बीपीजीए से क्या बना था, 12
पीजीएल बना था, मतलब 12 पीजीएल के लिए 12 बीपीजीए चाहिए, ठीक है। और 12 बीपीजीए के लिए 12 और 12, सॉरी बच्चों, और 12 बीपीजीए के लिए क्या चाहिए, 12 पीजीए चाहिए। और 12 पीजीए के लिए क्या चाहिए बच्चों, 12 पीजीए के लिए क्या चाहिए, 6 आरबीपी चाहिए। मतलब 6 आरबीपी जब आप यूज करते हो तभी जाके आपको क्या होता है, 12 पीजीएल बनता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, देखो कि ये जो आरबीपी है वो क्या, ये तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज नहीं होता है। तो अगर आप क्या करोगे, कार्बोक्सिलेशन फेज में आरबीपी को यूज करते ही जाओगे तो एक टाइम पे क्या होगा, आरबीपी का अमाउंट खत्म ही हो जाएगा। तो फिर कार्बोक्सिलेशन होगा क्या, नहीं होगा। मतलब फर्स्ट स्टेप ही अगर नहीं होगा केल्विन साइकिल का, तो केल्विन साइकिल ही रुक जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो आपने ये 6 आरबीपी को यूज किया है, जो 6 आरबीपी को आपने यूज किया है एक ग्लूकोज बनाने के लिए, उसको क्या करना है, वापस बनाना है। क्या करना है, वापस बनाना है। तो हम क्या करें, उसको रीजेनरेट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, रीजेनरेट। देखो जब हमने क्या कहा बच्चों, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6CO2 चाहिए, 6CO2 के लिए क्या चाहिए, 6 आरबीपी चाहिए, है ना। और 6 आरबीपी जब हम यूज करते हैं उस टाइम पे हमें अल्टीमेटली क्या बना था बच्चों, अल्टीमेटली क्या बना था आपको, 12 पीजीएल बना था। तो उस 12 पीजीएल में से 10 पीजीएल को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा उन 6 आरबीपी जो यूज हुआ था उसको रीजनरेट कराने के लिए। और ये इजी है बच्चों, कैसे देखो, और ये पॉसिबल है क्यों, क्योंकि एक पीजीएल के पास कितना कार्बन है, 3 कार्बन, है ना। और एक आरबीपी के पास कितना कार्बन, 5 कार्बन। तो देखो 6 आरबीपी का मतलब क्या है, 30 कार्बन, कितना, 30 कार्बन। 10 पीजीएल मतलब कितना, 30 कार्बन। तो 30 कार्बन से 13 कार्बन आराम से बन सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 5 पीजीएल मतलब कितना, 15 कार्बन, है ना। और 3 आरबीपी का मतलब क्या बच्चों, 15 कार्बन। तो 15 कार्बन से 15 कार्बन आराम से बन सकता है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे एक एक दो चीज आपको देखना है, क्या, रिडक्शन फेज के टाइम पे क्या होता है, एटीपी भी यूज हो रहा है और एनएडीपीएच भी यूज हो रहा है। और एक चीज क्या, इसी रिडक्शन फेज के टाइम पे क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस, ग्लूकोज का सिंथेसिस। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी उसको हम लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इस फेज के टाइम पे क्या होगा, ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड। क्या होगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एटीपी एंड एडीपीएच दोनों यूज होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज्ड, ये होता है, ठीक है। अब रीजनरेशन की बात करेंगे तो किसका रीजनरेशन कराना है बच्चों, जो कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे यूज हुआ है ना। और कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे अगर वो यूज हुआ है तो वो कौन यूज होता है, देखो एक तो CO2 यूज होगा, वो तो यूज होके क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। हमें तो CO2 को वापस नहीं बनाना है। तो और क्या है बच्चों, रुबिस्को तो एंजाइम है, वो तो मतलब जैसा का वैसा ही रहेगा रिएक्शन के बाद। तो बचा क्या, आरयूपी। तो हम हमें किसको रिजेनरेट कराना है बच्चों, आरयूपी को रिजेनरेट कराना है। क्यों कराना है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूअसली आरयूपी को यूज करते ही जाएंगे, उसको बनाएंगे नहीं, तो एक टाइम के बाद सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर आरयूपी खत्म हो जाएगा, तो कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, तो केल्विन साइकिल ही बंद हो जाएगा। इसीलिए केल्विन साइकिल को बिना इंटरप्शन के अगर आप कंटिन्यू कराना चाहते हो तो आरयूपी जो आपने यूज किया है उसको वापस बनाना पड़ता है। और इसीलिए ये स्टेप भी क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, मतलब क्रूसियल है। और इसीलिए एनसीईआरटी यहाँ पे क्या लिखता है, इसलिए एनसीईआरटी क्या लिखता है बच्चों, क्या लिखता है, दिस इज क्रूसियल फॉर uninterrupted continuity of C3 साइकिल। मतलब बिना इंटरप्शन के C3 साइकिल को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो क्या करना है आपको, रीजनरेशन कराना है। किसका रीजनरेशन बच्चों, किसका रीजनरेशन बच्चों, ऑफ किसका, आरयूबीपी का,
किसका? आरयूपी। और एक चीज आपने देखा कि एनसीईआरटी दोनों जगह पे क्रूशियल टर्म यूज करता है। कहाँ पे बच्चों? एक तो आपका कार्बोक्सिलेशन में क्रूशियल टर्म यूज करता है और एक कहाँ पे? रीजनरेशन के टाइम पे। दोनों में क्रूशियल टर्म यूज करता है। लेकिन जब भी आपको मोस्ट क्रूशियल लिखे तो आपको कार्बोक्सिलेशन सोचना है, जब सिर्फ क्रूशियल लिखे तो आपको रीजनरेशन को सोचना है। ओके, चलो वेरी गुड। अब आगे देखते हैं बच्चों कि कैसे रीजनरेशन होगा, कैसे रीजनरेशन होगा। ठीक है, तो मैं अब इसको बताऊंगा बच्चों कि ये जो आपका क्या है बच्चों 10 पीजीएल है वो कैसे 6 आरबीपी को बनाएंगे। ठीक है, या फिर किस तरह से आपका क्या होगा 5 पीजीएल है वो क्या करेंगे बच्चों आपका 3 आरबीपी को बनाएंगे, उसको बताऊंगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, किसको? इसको। ठीक है, 5 पीजीएल से कैसे 3 आरबीपी कैसे बनेगा, अगर ये मैं बता दूंगा तो क्या होगा अपने आप ही क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10 पीजीएल से कैसे 6 आरबीपी बनेगा वो हम आराम से कर सकते हैं। यही है ना? तो चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों आगे। ठीक है, तो रीजनरेशन की बात करेंगे। किसकी बात बच्चों? रीजनरेशन की बात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों हाँ, तो मैं किसको रीजनरेट कराना चाहता हूं? आरयूपी को रीजनरेट कराना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड लिख देता हूं बच्चों। जब आपने क्या किया 6 आरयूपी यूज किया तो वहां से आपको क्या बना बच्चों, वहां से बना आपका कितना 12 पीजीएल बना। कितना पीजीएल? 12 पीजीएल, है ना? तो उस 12 पीजीएल में से आपने क्या किया बच्चों, यहां से आपने आपको क्या करना है 10 पीजीएल को अलग कर देना है और इस 10 पीजीएल से क्या करेंगे 6 आरयूपी को दोबारा बनाएंगे, है ना? और ये जो 2 पीजीएल है उससे क्या करेंगे एक ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ग्लूकोज, है ना? या फिर दूसरे टर्म में क्या बोल सकता हूं, अगर मैं 3 आरयूपी यूज करूंगा तो वहां से क्या होगा 6 पीजीएल बनेगा। और उस 6 पीजीएल को मैंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, उसमें क्या किया बच्चों, एक तो मैंने क्या लिया 5 मॉलिक्यूल्स लेके इसके पीजीएल को ले लिया और मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप आराम से, कोई बात नहीं, है ना? और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, नहीं तो भेदभाव हो जाएगा ना। तो फिर उसके बाद क्या लिया आपने एक पीजीएल ले लिया और उससे क्या बनेगा बच्चों, उससे ये जो 5 पीजीएल है वहां से क्या होगा 3 आरयूपी रीजनरेट होगा। देखो यहाँ पे मैं 3 आरयूपी बता रहा हूँ ना बच्चों, और इसीलिए ही मैंने क्या किया था यहाँ पे जितने भी रिएक्शन थे ना यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। किससे? 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इस 3 को लेके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 3 आरबीपी का कैसे रिजनरेशन हो रहा है। अगर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो मैं आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा किसको 6 आरबीपी का रिजनरेशन कैसे होगा। आया समझ में? चलो वेरी गुड बच्चों, अच्छा अच्छा कमेंट लिखना है, ठीक है। हाँ, तो कैसे होगा देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, क्या जब आप क्या करोगे बच्चों, जब मैं कहूंगा 3 कार्बन तो आपको क्या सोचना है बच्चों, पीजीएल को सोचना है। और जब मैं 5 कार्बन बोलूंगा तो आपको किसको सोचना है बच्चों, आरयूबीपी को सोचना है। किसको सोचना है? आरयूबीपी को सोचना है। ठीक है, और एक की है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच्चों यहां पे क्या है, ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, मतलब 5 पीजीएल से मतलब 5 3 कार्बन के मॉलिक्यूल से क्या होगा, किस तरह से 3 5 कार्बन के मॉलिक्यूल बन रहा है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो वो कैसे होगा उसको देखते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा देखते हैं। तो देखो बच्चों हाउ, है ना, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। देखो मेरे पास क्या है, अच्छा टोटल 3 कार्बन कितने बच्चों 5 है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 3 5 कार्बन, सॉरी एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल और एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, वो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। और ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा वो तुरंत क्या करेगा और एक 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और वो बनाएगा बच्चों एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल और एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। और ये जो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो तुरंत क्या करेगा और एक 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा 7 कार्बन का मॉलिक्यूल। और ये 7 कार्बन का मॉलिक्यूल तुरंत और क्या करेगा रिएक्ट करेगा किसके साथ, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ, और उससे क्या बनेगा एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल और एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो देखो मैंने टोटल कितने 3 कार्बन यूज किया, 1 2 3 4 5, है ना? तो यही था ना बच्चों, 5 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को यूज करना था। ठीक है, और एक चीज देखो, तो यहाँ पे नेट रिएक्शन देखते हैं बच्चों। तो देखो जब मैं ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना इस रिएक्शन से ये तुरंत क्या किया दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, तो ये मॉलिक्यूल और रहेगा क्या, नहीं रहेगा।
ठीक है। अभी जो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना ये क्या हुआ, इस रिएक्शन से बना, ये तुरंत क्या किया और एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल भी नहीं रहेगा। ठीक उस तरह ये 7 कार्बन का मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। तो मेरे पास नेट रिएक्शन क्या होगा बच्चों, नेट रिएक्शन ये होगा कि मेरे पास क्या है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है, कितने, 1 2 3 4 5, है ना। और कितने 5 कार्बन के मॉलिक्यूल है, 1 2 3, 1 2 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 5 कार्बन के मॉलिक्यूल, यही तो हमने करना था ना, 5 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को लेके 3 5 कार्बन के मॉलिक्यूल बनाना था, यही तो था। तो हमारा क्या हुआ, इस तरह से रीजनरेशन हुआ बच्चों। ठीक है। तो देखो ये जब रीजनरेशन होता है, ड्यूरिंग रीजनरेशन किसका बच्चों, आरयूपी का रीजनरेशन होता है, उस टाइम पे क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। डायरेक्टली 5 कार्बन का मॉलिक्यूल मतलब डायरेक्टली पीजीए आरयूपी नहीं बनता है, कुछ पहले इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा बच्चों, आरयूपी बनेगा। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, कुछ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है ना। और उन इंटरमीडिएट के पास कौन कौन सा कार्बन होगा बच्चों, वो 3 कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट हो सकता है, 4 कार्बन कंटेनिंग हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, या फिर 7 भी हो सकता है। तो ये सारे क्या बनेंगे, अलग अलग इंटरमीडिएट बनेंगे। ठीक है। अब ये 3 कार्बन वाला कौन सा है बच्चों, ये है, आप लिख सकते हो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ये डीएचएपी है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। 4 कार्बन वाला एरिथ्रोज फॉस्फेट है। 5 कार्बन वाला क्या है, राइबुलोज, सॉरी राइबोज 5 फॉस्फेट है। ठीक है। और 6 कार्बन वाला क्या है, जाइलुलोज फॉस्फेट है बच्चों, जाइलुलोज 6 फॉस्फेट, जाइलुलोज 116 बिस फॉस्फेट। ये क्या है, सेडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट, सेडोहेप्टिलोज 17 बिस फॉस्फेट। इस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे। इतना समझ में आया ना बच्चों। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब ये क्या है, आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन आप चाहते हो तो इसको आप याद आराम से कर सकते हो। ओके। तो रीजनरेशन क्या बच्चों, हमारा खत्म हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने पूरा पढ़ा उस पूरे को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग अभी एक साइकिल में एक्सप्लेन करेंगे। किसमें, साइकिल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो ये रीजनरेशन में कैसे होगा, साइकिल में कैसे होगा देखेंगे। और एक चीज बच्चों, और सिंपल देखो, चलो मैं उसको आगे बताता हूं। ठीक है। तो यहां पे क्या है बच्चों, मैं आरयूपी लिया, क्या लिया, आरयूबीपी। ठीक है। तो एक आरयूपी के साथ क्या होता है, एक CO2 बाइंड करते हैं, तो मैंने कितना लिया बच्चों, 6 आरयूपी लिया, तो क्या होगा यहाँ पे 6 CO2 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 6 CO2। तो यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों। तो यहाँ पे कौन आएगा बच्चों, यहाँ पे 6 CO2 को हम यूज करेंगे, उससे क्या बनेगा, 12 PGA बनेगा। 12 PGA किस में बने, कन्वर्ट होगा बच्चों, 12 BPGA में कन्वर्ट होगा। उस टाइम पे क्या यूज होगा बच्चों, रिएक्शंस को याद करो, थोड़ी देर पहले जो बताया था वहां पे क्या हो रहा था, एटीपी यूज हो रहा था ना, देखो, है ना। 12 PGA के साथ क्या हुआ, एटीपी बाइंड किया, और उससे क्या बना बच्चों, 12 BPGA बना। ये है ना। तो इसी रिएक्शन को मैं आगे लिख रहा हूं बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 12 ATP लूंगा, और उससे क्या बनेगा, 12 ADP बनेगा। ये होगा ना। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद ये जो बीपीजी है वो क्या करेगा, NADPH के साथ रिएक्ट करेगा। देखो याद करो, यहाँ पे जो बीपीजीए है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बीपीजी किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NADPH के साथ, और उससे क्या बना, PGL बना, है ना। तो 12 बीपीजी क्या करता है, 12 NADPH के साथ बाइंड करता है, तो उसी को मैं आगे लिख रहा हूँ बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 12 NADPH ले रहा हूं, तो यहां से क्या बनेगा, 12 NADP प्लस बनेगा बच्चों। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो 12 PGAL है ना, उसको मैंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक 2 PGL को मैंने बाहर निकाल दिया, और 10 PGL को मैंने आगे बढ़ा दिया, है ना। और ये 10 PGL क्या करेंगे बच्चों, वो 6 आरयूपी को रिजेनरेट करेंगे, और उस टाइम पे वो बीच में क्या बनेगा बच्चों, राइबुलोज 5 फॉस्फेट बनेगा। क्या बनेगा, राइबुलोज 5 फॉस्फेट बनेगा। ठीक है। तो चलो लिख देता हूं बच्चों, यहाँ पे कार्बन का नंबर लिख देता हूं। यहाँ पे कितना कार्बन होता है बच्चों, 5 कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन। और यहाँ पे भी क्या होता है, 3 कार्बन होता है। अब सुनो, तो जो 10 PGL है, मतलब कितना कार्बन है बच्चों, 10 PGL मतलब कितना कार्बन है, 30 कार्बन है। उससे क्या बनेगा, पहले
आपका और ये इस मॉलिक्यूल के पास कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। तो पहले क्या बनेगा, अलग अलग इंटरमीडिएट बनेंगे, उसमें से एक इंटरमीडिएट कौन सा है बच्चों, राइबोलोज 5 फॉस्फेट है। ठीक है, अब राइबोलोज 5 फॉस्फेट बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, इस मॉलिक्यूल के 5 नंबर कार्बन में एक फॉस्फेट होगा। ठीक है, और जब मैं राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट 1 नंबर कार्बन में है और दूसरा फॉस्फेट 5 नंबर कार्बन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट है वो कहां से आएगा बच्चों, वो एक्स्ट्रा फॉस्फेट आता है, चलो उस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ दे भाई। ठीक है, तो आपके पास क्या है बच्चों, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, पी के लिए, फॉस्फेट के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, पी लिख रहा हूं। तो वहां से क्या बन रहा है बच्चों, वहां से बन रहा है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। क्या बन रहा है, 1,5 बेस फॉस्फेट बन रहा है। तो देखो यहाँ पे एक ही फॉस्फेट, यहाँ पे एक और 5 दोनों कार्बन में फॉस्फेट है बच्चों। तो ये जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट है वो कहां से आएगा, एटीपी से आएगा। कहां से, एटीपी। तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी से क्या करेगा, अपना फॉस्फेट दे देगा और वो एडीपी में कन्वर्ट होगा। तो मतलब इस फेज में भी क्या होता है, एटीपी यूज होता है। तो देखो मेरे पास 6 मॉलिक्यूल है बच्चों, है ना। तो देखो 6 मॉलिक्यूल, एक एक राइबोलोज 5 फॉस्फेट से एक राइबोलोज बेस फॉस्फेट बनाने के लिए एक एटीपी चाहिए। तो 6 मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो कितना एटीपी चाहिए होगा, 6 एटीपी चाहिए होगा। कितना एटीपी, 6 एटीपी। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 एटीपी बनेगा, है ना। और देखो बच्चों, इस 10 पीजीएल से जब 6 आरबीपी बनता है, इसी को आप क्या कहते हो, रीजनरेशन कहते हो। क्या कहते हो, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के टाइम पे क्या यूज हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, एटीपी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों, है ना, इसलिए यहाँ पे लिखूंगा क्या बच्चों, कि यहाँ पे एटीपी इज यूज्ड। क्या होगा, एटीपी यूज होगा। इतना समझ में आया ना। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, ना एटीपी यूज हो रहा है ना एनएडीपीएच। रिडक्शन में दोनों यूज होता है, रीजनरेशन में सिर्फ एटीपी यूज होता है। इतना समझ में आया ना बच्चों, चलो वेरी गुड। अब और एक चीज देखो, क्या कि जब एक CO2 आता है तो ये क्या, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 मॉलिक्यूल लिया है आरबीपी का और 6 CO2 लिया है। इसका मतलब ये क्या बच्चों, 6 राउंड है, 6 टर्न हो रहा है किसका, C3 साइकिल का। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, 6 टर्न्स ऑफ C3 साइकिल। मतलब जब एक टर्न होगा तो एक CO2 आएगा। तो एक टर्न होता तो क्या करता मैं, एक आरबीपी यहाँ पे लिखता और यहाँ पे एक CO2 लिखता, और यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या बनता, 2 पीजीए बनता। ठीक है, और उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 और 6 ले लिया ताकि वहां पे इजी हो जाए। आया ना समझ में, पक्का। तो जब आपका 6 राउंड हो रहा है C3 साइकिल का, तो वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, आपका 2 पीजीएल एक्स्ट्रा बच रहा है ना। देखो 6 आरयूपी आप यूज कर रहे हो, 6 CO2 यूज कर रहे हो, तो क्या हुआ, 10 पीजीएल बना, 10 पीजीएल से वापस ये बन गया, है ना। तो एक्स्ट्रा क्या बना, बचा बच्चों आपको 2 पीजीएल बचा। क्या बचा, 2 पीजीएल यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा। ठीक है, अभी जो 2 पीजीएल है, उस 2 पीजीएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीजीएल प्लस पीजीएल लिख सकता हूँ, है ना। अब इन दोनों पीजीएल में से एक पीजीएल जैसा का वैसा रहेगा, लेकिन दूसरा पीजीएल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। किस में, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आप लिख सकते हो। ठीक है, और अब क्या होगा, ये पीजीएल और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। और ग्लूकोज आगे जाके क्या बनाएगा बच्चों, ग्लूकोज कुछ ग्लूकोज फ्रुक्टोज में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा, और बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे, स्टार्च बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्टार्च। ठीक है, इतना समझ में आया ना बच्चों, वेरी गुड। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्टीमेटली ग्लूकोज बना। तो यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूं। तो ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 2 है, और ये कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 3 है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 मतलब क्या बच्चों, कार्बोक्सिलेशन। स्टेप नंबर 2 का मतलब क्या है, रिडक्शन, है ना। और स्टेप नंबर 3 का मतलब क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 3 का मतलब है क्या, रीजेनरेशन। क्या है, रीजेनरेशन। तो देखो एक ग्लूकोज जब आप बनाते हो तो कितना टर्न कर रहे हो C3 साइकिल का, 6 टर्न कर रहे हो। कितना टर्न बच्चों, 6 टर्न कर रहे हो, है ना। उस टाइम पे आपने कितना एटीपी यूज किया बच्चों, देखो 12 एटीपी
प्लस 6 एटीपी, मतलब टोटल एटीपी कितना यूज किया आपने? 12 प्लस 6 मतलब 18 एटीपी। कितना एनएडीपीएच यूज किया आपने? 12 एनएडीपीएच यूज किया, है ना? इतना समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। तो चलो आगे हम और डिस्कस करते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब एनसीईआरटी का थोड़ा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बच्चों? एनसीईआरटी का देख लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या किया बच्चों? इसी डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया है। ठीक है, आपके पास क्या है? आरयूपी है, उसके साथ उसका क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन होगा, और कार्बोक्सिलेशन होने से क्या बनेगा? पीजीए बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। ठीक है, और कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे कौन ऐड होगा बच्चों? CO2 ऐड होगा, और CO2 के साथ साथ क्या ऐड होगा? H2O भी ऐड होगा, क्योंकि हमने जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं बच्चों? 6CO2 प्लस 12H2O, है ना? उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा ग्लूकोज बनेगा, और क्या रिलीज होगा? O2, और क्या बच जाएगा बच्चों? 6H2O भी बच जाएगा। यही है ना? तो आपने किसको यूज किया बच्चों? H2O को यूज किया। तो H2O आप कौन से फेज में यूज करते हो? कार्बोक्सिलेशन फेज में। कौन से फेज में? कार्बोक्सिलेशन। और ये जो CO2 है वो कहां से आएगा? एटमॉस्फेयर से आएगा। कहां से? एटमॉस्फेयर से। ओके, उसके बाद पीजीए का क्या होगा? रिडक्शन होगा, और रिडक्शन के टाइम पे क्या होता है बच्चों? एटीपी एनएडीपीएच का यूज होता है। किसका? एटीपी एनएडीपीएच का। देखो यहाँ पे वही लिखा है ना। जब टू का मतलब क्या बच्चों? टू का मतलब क्या है? रिडक्शन है, और रिडक्शन के टाइम पे एटीपी भी यूज हुआ, और क्या हुआ? एनएडीपीएच भी यूज हुआ, है ना? और वन का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलेशन, उसके टाइम पे क्या यूज हुआ? CO2, है ना? तो ये हुआ बच्चों। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? उसके बाद रिडक्शन के टाइम पे क्या बनेगा? ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। क्या बनेगा? ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है, अभी जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये क्या है बच्चों? ट्रायोस का मतलब क्या? 3 कार्बन। देखो मोनोसैकेराइड्स को आप क्लासिफाई करते हो उसके कार्बन कितना है उसके बेसिस पे। 3 कार्बन है तो ट्रायोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस, ऐसे कहते हो ना। तो अब जब मैं ट्रायोस फॉस्फेट कहता हूं तो ये ट्रायोस फॉस्फेट बेसिकली है क्या बच्चों? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। क्या है? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। ठीक है, देखो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इस अब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कितना कार्बन है? 3 कार्बन, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रायोज कहूंगा। और इसका पूरा नाम क्या बच्चों? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट है, इसलिए आपने इस ट्रायोज पीजीएल को क्या कहा? ट्रायोज फॉस्फेट कहा। क्या कहा? ट्रायोज फॉस्फेट, है ना? और ये पीजीएल क्या करता है बच्चों? आगे रिजेनरेट करता है, और उसके लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, है ना? एटीपी यूज होकर क्या बनेगा? आरयूपी वापस बनेगा। ठीक है, यही तो हमने लिखा है यहाँ पे। देखो पीजीएल जो कि बेसिकली है क्या बच्चों? दिस इज it is triose phosphate। ये क्या है बच्चों? ट्रायोस फॉस्फेट, क्योंकि इसके पास 3 कार्बन है तो ट्रायोस कहा, फॉस्फेट तो मैंने क्या कहा? फॉस्फेट कहा। और इसी ट्रायोस फॉस्फेट से ही क्या बना आपका? आरयूपी रिजनरेट हुआ ना, और उस टाइम पे क्या यूज हुआ? एटीपी यूज हुआ, तो वही तो उसने एनसीटी ने बनाया है बच्चों। ठीक है, मतलब एटीपी एंड एडीपी दोनों कहाँ एक साथ यूज हो रहे? मतलब कहाँ यूज हो रहे बच्चों? सॉरी, एटीपी कहाँ यूज हो रहा है? रिडक्शन के टाइम पे भी यूज हो रहा है, उसके साथ साथ रिजेंशन के टाइम भी यूज हो रहा है। लेकिन एनएडीपीएच एनएडीपीएच सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन के टाइम पे यूज होता है। आया ना समझ में? ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखेंगे बच्चों। ठीक है, जब आप एक ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हो तो उसके लिए क्या चाहिए? 6CO2 चाहिए, है ना? और 6CO2 को लाने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? 6 टर्न्स होना चाहिए। किसका? केल्विन साइकिल का होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा? एक ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए 6 केल्विन साइकिल होना चाहिए, 6 बार केल्विन साइकिल होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए बच्चों? 6 CO2 चाहिए। और जब CO2 बाइंड करता है और उससे अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है तो उसको मैं क्या कहता हूं? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, या फिर CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक ग्लूकोज बनाना है तो मुझे क्या करना होगा बच्चों? 6 CO2 को फिक्स करना पड़ेगा, या फिर 6 CO2 को रेड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए कितना एटीपी चाहिए? देखो टोटल एटीपी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, है ना? टोटल एटीपी कितना? 12 प्लस 6 मतलब कितना? 18 एटीपी। टोटल एनएडीपीएच कितना? 12। तो वही हमने लिखा यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या होगा? 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच यूज होगा। अब देखो मैंने तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि जितना एटीपी यूज हो रहा है उतना एनएडीपीएच यूज नहीं हो रहा है, उससे कम यूज हो रहा है एनएडीपीएच। मतलब दूसरे टर्म में जितना एनएडीपीएच यूज हो रहा है उससे ज्यादा क्या यूज हो रहा है बच्चों? एटीपी यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी का एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना जा रहा हूं, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना है। कि जब हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था बच्चों, है ना? और इसलिए मैंने बताया था कि कोई भी चीज में फालतू में नहीं बता रहा हूं, है ना? मैं यही कहा था आपको। देखो
कि जब हम क्या करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करते हैं बच्चों, उस टाइम पे क्या होता है एटीपी के साथ साथ एनएडीपीएच दोनों बनता है, और यही दोनों तो क्या होता है बच्चों आपका कैल्विन साइकिल में यूज होता है ना। एटीपी एनएडीपीएच यही दोनों तो क्या होता है कैल्विन साइकिल में यूज होता है, ठीक है। और देखो हमने क्या देखा 18 एटीपी मतलब 6 एटीपी एक्स्ट्रा, मतलब 12 एनएडीपीएच और 12 एटीपी एटीपी सॉरी 12 एनएडीपीएच और 18 एटीपी आपका यूज हो रहा है एक केल्विन साइकिल में, है ना। मतलब एटीपी का नंबर क्या हो रहा है बच्चों ज्यादा यूज हो रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा एटीपी है वो कहां से आया होगा, देखो अगर सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता तो वहां पे क्या होता है एटीपी एनएडीपीएच दोनों बनते, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना एटीपी बन रहा है उतना ही लगभग क्या बनेगा एनएडीपीएच बनेगा, है ना। अगर सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता तो लगभग सिमिलर अमाउंट में एटीपी एनएडीपीएच बनता। तो अगर सिमिलर अमाउंट में एटीपी एनएडीपीएच बनता तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो एटीपी चाहिए हो रहा है केल्विन साइकिल पे वो कहां से आ रहा होगा, वो शायद इस साइक्लिक से प्रोसेस से आ रहा होगा, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है एटीपी बनता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, केल्विन साइकिल सिंपल सी बात है बच्चों, केल्विन साइकिल के लिए क्या चाहिए एटीपी एनएडीपीएच चाहिए, है ना। और एटीपी एनएडीपीएच कौन बना रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बना रहा है। तो अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों चीज जो केल्विन साइकिल के लिए चाहिए वो बना रहा है, तो फिर ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की जरूरत क्या है, जरूरत इसलिए है क्योंकि क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एटीपी चाहिए हो रहा है एज कंपेयर टू एनएडीपीएच, वो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए और एक प्रोसेस चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनाता होगा, वो कौन सा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। और उसी चीज को क्या कहता है बच्चों एनसीईआरटी मेंशन करता है, उसी चीज को एनसीईआरटी मेंशन करता है, ठीक है। तो क्या है सारे साइंटिस्ट ने बच्चों कुछ साइंटिस्ट का मानना है, उनका बिलीव करना है कि जो एडिशनल अमाउंट मतलब जो 12 के से ये क्या है 18 मतलब जो 6 एक्स्ट्रा क्या हो रहा है एटीपी यूज हो रहा है वो किससे प्रोवाइड होता होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से प्रोवाइड होता होगा, शायद उन्होंने ऐसा कहा, प्रोबेबली उन्होंने कहा, है ना। समझ में आया ना। तो ये था बच्चों, लेकिन ये रियल नहीं, ये फैक्ट नहीं, ये गलत है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ठीक है। तो ये था बच्चों। तो अब देखो, तो अगर तो मैंने क्या किया एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 राउंड लिया बच्चों केल्विन साइकिल का, है ना। और उसमें क्या कर रहा हूं 6CO2 को मैं फिक्स कर रहा हूं। तो अगर मैं 6CO2 को फिक्स कर रहा हूं तो वहां पे 18 एटीपी चाहिए। तो अगर मैं एक CO2 को फिक्स करना चाहूंगा, कितने CO2 को एक CO2 को फिक्स करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा बच्चों मैं 3 एटीपी यूज करूंगा, क्योंकि 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 18 एटीपी, तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी होगा। 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 12 एटीपी, तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 एटीपी होगा, ठीक है। तो ये रेशियो है बच्चों। उसके बाद देखो 6CO2 को फिक्स करने के लिए कितना C3 साइकिल होना चाहिए, 6 राउंड होना चाहिए। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितना होगा एक राउंड CO2 एक राउंड C3 साइकिल होना चाहिए। आया ना बच्चों समझ में, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अच्छा कमेंट भी करना बच्चों, ताकि मैं आगे भी इस तरह का कंसेप्चुअल चीजें आपके लिए लाऊं, ठीक है। थैंक यू।